मूवी की स्टार्टिंग होती है पुएंटे एंटीगुआ नाम के मैक्सिको शहर से, जहां हम एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिसका नाम जैन फॉस्टर होता है, उसे अपने असिस्टेंट डार्बी और साथ ही एक प्रोफेसर जिसका नाम एरिक सैल्वे होता है के साथ देखते हैं। वे उस जगह पर कुछ रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान वे आसमान में एक रोशनी देखते हैं और उसे करीब से देखने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी सामने एक बहुत बड़ा बवंडर आ जाता है। उसमें से एक आदमी बाहर आकर के उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। अब ये आदमी है कौन और ये आया कहाँ से, इसके बारे में जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम 1965 ईस्वी के नॉर्वे के टांसबर्ग शहर को देखते हैं, जहाँ कुछ फ्रोस्ट जायंट्स धरती पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये फ्रोस्ट जायंट्स योतुनहाइम प्लैनेट से यहाँ आए होते हैं। दरअसल इस पूरी कहानी में 9 अलग अलग दुनिया को दिखाया गया है। जिस तरह हम 9 ग्रहों के बारे में जानते हैं, उसी तरह इस दुनिया में भी 9 अलग अलग दुनिया है, यानी 9 ग्रह है, जिसमें से एक योतुनहाइम है। योतुनहाइम का राजा दुनिया के 8 ग्रहों पर अपना कब्जा करना चाहता है और इसकी शुरुआत वो अर्थ से करता है। यहाँ पर अर्थ को मिडगार्ड के नाम से जाना जाता है और इससे पहले कि फ्रोस्ट जायंट्स अर्थ पर कब्जा करते, उसका मुकाबला करने के लिए एसगार्ड के राजा आ जाते हैं। एसगार्ड इन 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली है, जहाँ के लोग हजारों साल तक जीते हैं और मिडगार्ड के लोग इन्हें देवता मानते हैं। यहाँ पर एसगार्ड के राजा ओडिन और योतुनहाइम के राजा लॉफी के बीच बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें एसगार्ड के राजा ओडिन इस युद्ध को जीत जाते हैं। लॉफी को अपनी हार के बाद ओडिन से ये वादा करना पड़ता है कि वो आज के बाद किसी भी दूसरी दुनिया पर हमला नहीं करेगा। ओडिन उसका सबसे ताकतवर हथियार, जिसे कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर कहा जाता है, उसे उससे छीन लेता है। इसमें इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि ये कहीं पर भी किसी को भी जमा सकता है। ओडिन इसे लेकर के अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अब हम एसगार्ड का सीन देखते हैं, जिसके अंदर ओडिन का एक बहुत बड़ा महल होता है। ओडिन के 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम थॉर, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और उसका छोटा भाई लॉकी। वो थॉर जितना पावरफुल तो नहीं है, पर वो जादू कलाओं में माहिर होता है। उनके बचपन के वक्त उनके पिता उन दोनों को अपने वेपन चैम्बर में लेकर जाते हैं। वहाँ हम एक म्योनिर और एक डिस्ट्रॉयर को देखते हैं। म्योनिर वही होता है जो आगे चलकर थॉर का हथौड़ा बनने वाला है, और इसकी एक झलक हम इसके पहले मूवी आयरन मैन 2 में देखे थे। अब यहाँ से कहानी कुछ साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर दोनों भाई अब बड़े हो जाते हैं। थॉर का अब राज्याभिषेक होने वाला होता है। इसके लिए ओडिन के महल में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है, पर इससे पहले कि वे थॉर को राजा बनाते, एसगार्ड के कुछ फ्रोस्ट जायंट्स उनके महल में घुस जाते हैं। वे वहाँ पर अपने हथियार कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर को चुराने के लिए आए होते हैं, पर वे उसे चुरा नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद सबसे शक्तिशाली सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम होता है डिस्ट्रॉयर, वो वहाँ पर आ जाता है और वो उन सभी फ्रोस्ट जायंट्स को मारकर वहाँ से भगा देता है। ओडिन को जब इस बात की खबर होती है, तो वो अपने दोनों बेटों के साथ उस जगह पर जाता है और फ्रोस्ट जायंट्स की इस हरकत से काफी गुस्से में आ जाता है, और वो उनके प्लेनेट में जाकर के यानी योतुनहाइम में जाकर के उन्हें सबक सिखाना चाहता है। पर उसके पिता उन्हें इस बात की मंजूरी नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी थी। थॉर इससे काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो राजा बनने ही वाला था, पर इस हादसे की वजह से वो राजा नहीं बन पाया और वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ हम उसके कुछ दोस्तों को भी देखते हैं। थॉर अपने सभी दोस्तों से कहता है कि जब कभी भी कोई भी लड़ाई हुई है, तुम सब ने मेरा साथ दिया है, मैंने भी तुम सभी का साथ दिया, पर आज जब मेरे राजा बनने की बात आई और वहाँ पर कुछ फ्रोस्ट जायंट्स ने हमला कर दिया, तो क्या मुझे उसका बदला नहीं लेना चाहिए? तब उसके सारे दोस्त उसका साथ देते हैं और वे सभी बायोफ्रॉस्ट की ओर जाते हैं, जहाँ का चौकीदार हेमडाल होता है। वो ओडिन का सबसे वफादार होता है। उसके पास एक तलवार होती है जिसका नाम हॉफेन होता है। ये एक चाबी की तरह था, जो किसी भी रियासत का दरवाजा खोलकर किसी भी इंसान को दूसरी ओर भेज सकता है, और हेमडाल अपने तलवार का यूज करके उन सभी को योतुनहाइम पहुंचा देता है, जहाँ थॉर, लॉकी और उसके सारे दोस्त फ्रोस्ट जायंट्स से लड़ते हैं, पर उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वे उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। उन सबसे लड़ाई करते वक्त लॉकी का हाथ उनमें से एक फ्रोस्ट जायंट्स के हाथ में आ जाता है। तब उसे ये पता चलता है कि वो भी उनमें से एक है। थॉर अपनी हथौड़े से उन सभी फ्रोस्ट जायंट्स को मारता जाता है, पर तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है, जिसे देख करके सब घबरा जाते हैं, पर थॉर उसे भी बड़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ फ्रोस्ट जायंट्स की पूरी टीम उन्हें मारने के लिए आ जाती है, और वे फ्रोस्ट जायंट्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता है, पर तभी वहाँ पर ओडिन आ जाता है और वो उन सभी को बचाकर वापस ले आता है। थॉर इससे काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपने पिता को काफी कुछ सुना देता है। ओडिन को थॉर की इस हरकत से काफी बुरा फील होता है, क्योंकि थॉर की वजह से योतुनहाइम वालों ने जो समझौता किया था कि वे किसी पर भी हमला नहीं करेंगे, आज वो समझौता टूट चुका है, और इस बात का थॉर को कोई पछतावा नहीं होता है। इसलिए ओडिन थॉर से उसकी सारी शक्तियां छीन लेते हैं, साथ ही उसका हथौड़ा भी छीन लेते हैं, और ये कहते हैं कि इस हथौड़े को आज के बाद वही उठा पाएगा जो इसके लायक हो। ये कहने के बाद वे थॉर और उसके हथौड़े को मिडगार्ड यानी अर्थ में फेंक देते हैं।
हैं। थॉर का हथौड़ा न्यू मैक्सिको में जाकर के गिर जाता है, जबकि थॉर वहाँ से 50 मील दूर मैक्सिको में ही होता है, जहाँ पर वो जैन फॉस्टर से मिलता है। और यहाँ से कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। थॉर को जब होश आता है तब वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो देखता है कि उसके पास अब उसकी कोई भी शक्तियाँ नहीं होती है। वो अब एक नॉर्मल इंसान बन चुका होता है और ना ही उसके पास उसका हथौड़ा था। वो इस बात से परेशान होकर किसी तरह से उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। तो दूसरी ओर न्यू मैक्सिको में थॉर के हथौड़े को देख करके सब काफी हैरान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग उस हथौड़े को उठाने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी थॉर के हथौड़े को हिला तक नहीं पाता। इस बारे में जब सील्ड के ऑफिसर्स को पता चलता है तो वे उस जगह को अपने कब्जे में ले लेते हैं। सील्ड के एजेंट फील्ड कॉल्सी इसी चीज के बारे में छानबीन करते हैं, जिससे उन्हें जैन फॉस्टर के बारे में पता चलता है, जो कि इन सभी चीजों पर अपना रिसर्च कर रही होती है। उसका मानना था कि दूसरी दुनिया तक जाने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। फिर सील्ड के एजेंट फील्ड कॉल्सन उसकी पूरी रिसर्च को जब्त कर लेते हैं। साथ ही जिम की एक इम्पोर्टेंट किताब होती है जिसमें उसने अपनी सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स लिखी होती है, उसे भी वे वहाँ से ले जाते हैं। जिम उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वे उसकी बात नहीं सुनते हैं। थॉर को जब इस बात की खबर होती है कि उसका हथौड़ा मैक्सिको से 50 मील दूर न्यू मैक्सिको में है, तो वो वहाँ जाने लगता है। रास्ते में जिम फॉस्टर भी उसे मिल जाती है, जो कि अपनी गाड़ी से उसे वहाँ ले जाती है। थॉर वहाँ पर अपने हथौड़े को देख करके खुद को काबू नहीं कर पाता और वो वहाँ के सभी सिक्योरिटी को मारकर अपने हथौड़े के पास चला जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी वो उसे उठा नहीं पाता, क्योंकि उसके पिता ने ये कहा होता है कि इस हथौड़े को बस वही उठा सकता है जो इसके योग्य होगा, और थॉर अपनी सारी योग्यता खो चुका था। इसी बीच सील्ड के लोग वहाँ पर आकर के थॉर को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर एसगार्ड में लॉकी कैस्केट ऑफ इंसेंट विंटर, जो कि फ्रॉड साइंस का सबसे ताकतवर हथियार है, वो उसे उठाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है वो नीला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो भी एक फ्रॉड साइंस होता है। तब ऑडिन वहाँ पर आ जाते हैं और वे लॉकी को ये बताते हैं कि आज से कई साल पहले जब योतमहाइम ग्रह में हुए युद्ध को उन्होंने जीत लिया था, तब वे उसके मंदिर गए थे और उस मंदिर में उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई दिया था, जो कि वहाँ के राजा लॉफी का बेटा था। ऑडिन उस बच्चे को अपने साथ ले आए और उसे अपने बेटे की तरह पाला। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि लॉकी था। वे उसे इसलिए लाए थे ताकि उसकी वजह से दोनों ग्रहों में शांति बनी रहे। पर लॉकी को जब इस बात की खबर होती है तो उसे काफी बुरा फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि यही वजह है कि ऑडिन थॉर को राजा बनाना चाहता है, क्योंकि वो उसका असली बेटा है। पर ऑडिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, वो भी उसका बेटा है और वो दोनों से बहुत प्यार करता है। अब चूंकि ये नियम होता है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बन सकता है, इसलिए उसे थॉर को राजा बनाना पड़ता है। ये सब बातें करते करते ऑडिन की तबीयत खराब होने लगती है, तो वे ऑडिन स्लीप में चले जाते हैं ताकि अपने आप को ठीक कर सके। उसके जाने के बाद एसगार्ड का राजा लॉकी बन जाता है और वो मिसगार्ड यानी धरती पर थॉर से मिलने जाता है, जो कि सिल्ड की कैद में होता है। जेल में फील्ड कॉल्सन थॉर से पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और इस हथौड़े से तुम्हारा क्या कनेक्शन है। पर थॉर उसे कुछ नहीं बताता है। उसी वक्त कॉल्सन को एक कॉल आता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर लॉकी आ जाता है। लॉकी थॉर को बताता है कि हमारे पिता ऑडिन अब नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जब तुम्हें अर्थ पर भेजा तो इस बात का सदमा उन्हें काफी जोर से लगा और उन्हें एक अटैक आया जिससे उनकी मौत हो गई। ये सुनकर थॉर को खुद पर काफी पछतावा फील होता है और वो लॉकी से कहता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ। पर लॉकी उससे झूठ कहता है कि फ्रॉड साइंस के ग्रह योतुनहाई से हमारा इसी बात को लेकर के एक शांति समझौता हुआ है कि तुम अब कभी भी एसगार्ड वापस नहीं आओगे। फिर लॉकी वहाँ से चला जाता है। उसी शाम एरिक वहाँ पर आता है और वो फील्ड से कहता है कि ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और गलती से आपके कैंप में घुस गया था। वे उन्हें एक नकली आइडेंटिटी दिखाकर थॉर को वहाँ से ले जाते हैं। पर फील्ड को इस बात की खबर हो जाती है कि ये आईडी गलत है, पर फिर भी वो थॉर को वहाँ से जाने देता है। दोनों जैन के पास जाते हैं। जैन और थॉर अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। थॉर जैन को अपने बारे में सब कुछ बताता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम लॉकी को देखते हैं, जिसके पास अब कैस्केट ऑफ इंसेंट विंटर है। वो उस हथियार को लेकर के हिमडाल के पास जाता है। अब चूंकि हिमडाल ऑडिन का सबसे वफादार था, तो वो लॉकी को बिना उनकी इजाजत के बायोफ्रॉस्ट में जाने नहीं देता है। तब लॉकी कैस्केट ऑफ इंसेंट विंटर की मदद से हिमडाल को जमा देता है और उसकी तलवार से योटुनहाइम चला जाता है, जहाँ वो फ्रॉड साइंस के राजा लॉफी से मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम एसगार्ड के राजा ऑडिन को मार दो, इसके बाद पूरे एसगार्ड का राजा हमेशा के लिए मैं बन जाऊंगा और बदले में मैं तुम्हें मिडगार्ड यानी अर्थ दे दूंगा, जो कि लॉफी को हमेशा से चाहिए था। लॉफी उसकी बात मान जाता है, लेकिन इस बात की खबर थॉर के दोस्तों को भी हो जाती है कि लॉकी अब कोई बड़ा चाल चल रहा है और वे थॉर को ढूंढने के लिए अर्थ पर चले जाते हैं। वे अर्थ पहुंचकर थॉर को ढूंढते हैं और वे थॉर से मिलकर उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। वे ये भी कहते हैं कि आपके पिता अब भी जिंदा है, लेकिन लॉकी उसे मारना चाहता है ताकि वो हमेशा के लिए एसगार्ड का राजा बन सके। थॉर को इस बात से काफी गुस्सा आता है। वही एसगार्ड में लॉकी को भी इस बात की खबर हो जाती है कि थॉर को सारी सच्चाई का पता चल चुका है, इसलिए वो डिस्ट्रॉयर को धरती पर थॉर और उसके सभी साथियों को मारने के लिए भेज देता है।
अर्थ पर आते ही डिस्ट्रॉयर पूरी जगह को तबाह करने लगता है जब तक कि उसे थॉर और उसके साथी मिल नहीं जाते और वो उन्हें ढूंढकर उन पर हमला करने लगता है। वे इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि थॉर का कोई भी साथी उसके सामने टिक नहीं पाता है। तब थॉर अपने सभी दोस्तों को बचाने के लिए खुद डिस्ट्रॉयर के पास चला जाता है और कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो तो मेरे दोस्तों को छोड़ दो और मुझसे लड़ो। तब डिस्ट्रॉयर थॉर पर जोर से वार करता है जिससे थॉर दूर जाकर गिरता है और तभी हम ये देखते हैं कि उसकी शक्तियाँ वापस आने लगती है क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की और ये उसकी सबसे बड़ी योग्यता थी। उसके पास अब उसका हथौड़ा भी आ जाता है। फिर वो डिस्ट्रॉयर को बुरी तरह से हरा देता है और अपने सभी टीम को लेकर के एसगार्ड वापस जाने लगता है। पर उन्हें ये पता चलता है कि लॉकी ने हेमडाल को बर्फ से जमा दिया है और बर्फ से जाम होने की वजह से हेमडाल उनके लिए रास्ता नहीं खोल पा रहा है। पर हेमडाल के पास कुछ खास पावर होती है जिससे कि वो उस बर्फ को तोड़ देता है और वो बायोफ्रॉस्ट का रास्ता थॉर और उसके दोस्तों के लिए खोल देता है। थॉर के वहाँ पर आने से पहले ही योटनहाई के फ्रॉड साइंस वहाँ पर आकर के ऑडिन को मारने की कोशिश करते हैं पर उसे मारने से पहले ही ऑडिन की आँख खुल जाती है और इससे पहले कि वे ऑडिन को मार पाते लॉकी खुद लॉफी को मार देता है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि ऑडिन उसे अपना लायक बेटा समझे और वो खुद उसे एसगार्ड का राजा बना दे। यही रीजन होता है कि लॉकी ये चाहता था कि वो योटन और पूरी योटनहाई को बायोफ्रॉस्ट की मदद से नष्ट कर दे और वो बायोफ्रॉस्ट की ओर जाने लगता है। पर तभी थॉर वहाँ पर आ जाता है और वो लॉकी को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो अब बदल चुका है और वो जान चुका है कि ऐसा करना सही नहीं होगा। पर लॉकी उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ पर दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और वो देखता है कि लॉकी इसके बाद भी जब थॉर की बात नहीं सुनता है तो वो अपने हथौड़े की मदद से उस ब्रिज को तोड़ने लगता है जिससे कि ब्रिज टूट जाता है। ब्रिज टूट जाने की वजह से थॉर और लॉकी दोनों वहाँ पर लटक जाते हैं। दोनों वहाँ से नीचे गिरने वाले होते हैं लेकिन तभी ऑडिन वहाँ पर आकर के थॉर को पकड़ लेता है। लॉकी को यहाँ पर ये लगता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो एसगार्ड का राजा बन सके, इसलिए वो थॉर के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है जिसके बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। ऑडिन अब थॉर को राजा बनाना चाहते हैं पर थॉर राजा बनने से मना कर देता है ये कहकर कि वो अभी पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं है, अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना है। और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद हम निक फ्यूरी को देखते हैं जिसके पास कैस्किन क्यूब होता है। वो उसे एरिक को दिखाता है। वो उसे कहता है कि इस बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता है तो वो उसे इस बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने को कहता है। तभी हम वहाँ पर लॉकी को देखते हैं जिसे वे दोनों नहीं देख पाते हैं और वो एरिक का माइंड कंट्रोल करके इस काम के लिए हाँ कर देता है कि मैं ये काम जरूर करूँगा। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।